अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं यहाँ मिलकर क्योंकि सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो हम उसको ज़रा डिटेल से आज समझते हैं कि किस तरह सॉल्ट्स आप लेबॉरेटरी में बनाते हैं। सॉल्ट भी बनते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की भी बात की थी जिस तरह हमने। तो कैसे होता है कि अगर एक सॉल्ट ऑलरेडी सॉल्युबल है, वाटर में है, तो आपने उसको कैसे निकालना है बनने के बाद। इसकी डिटेल में बात करेंगे और वो समझेंगे, लेकिन हम चलते हैं उसके लिए लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वो रिएक्शंस याद है जो हमने पढ़े थे सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए। सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए जो हमने रिएक्शंस पढ़े थे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी कि सबसे पहले तो जो रिएक्शन पढ़ा, आप और मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उन रिएक्शंस को। हमने पढ़ देखा कि दो तरह के तरीके होते हैं, एक होता है सॉल्युबल सॉल्ट तरीके से प्रिपेयर करना, दूसरा मेथड है कि आपका सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो उसको किस तरह प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसी तरह से कार्बोनेट का रिएक्शन। इन सब चीज़ों को एसिड्स के साथ हमने कराया था रिएक्ट और उसके बाद फिर हमने सॉल्ट की प्रिपरेशन की थी। और इन तरीकों से हमारे पास जो सॉल्ट्स मैन्युफैक्चर हुए थे उनको हम कहते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि अगर आप लेबोरेटरी में ये प्रोसीजर पूरा परफॉर्म कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में ये किस तरह से होता है। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट्स की। सॉल्युबल सॉल्ट्स में ये होता है कि अगर आप लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमने न्यूट्रलाइजेशन में क्या चीज़ कॉमन थी, कार्बोनेट के रिएक्शन में कौन सी चीज़ कॉमन थी और साथ ही साथ हमारे पास मेटल के रिएक्शन हो गया, उसमें क्या चीज़ कॉमन थी। आपको याद होगा एसिड कॉमन था, एसिड यूज़ हुआ इन तीनों चीज़ों में, कार्बोनेट के साथ भी एसिड यूज़ हुआ, आपकी बेस के साथ भी एसिड यूज़ हुआ और इसी तरह आपके मेटल के साथ भी एसिड यूज़ हुआ था। तो अब करते क्या हैं, आपको सारी की सारी साथ नज़र भी आ रहा होगा कि हमने क्या करना है। लेबॉरेटरी में मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट करनी है तो एसिड लेना है और इन तीनों में से कोई भी चीज़ ले लेनी है, कोई भी। अगर मैं आपको लेबॉरेटरी में ले जाऊं तो बड़े आराम से यू हैव टू पिक एनी वन थिंग विच एवर इज़ अवेलेबल और विच एवर यू प्रेफर। डिपेंड करता है ना केमिस्ट्री लैब कौन सी है, मे बी आपकी केमिस्ट्री लैब में तीनों चीज़ें प्रेजेंट हो, देन यू हैव टू बी चूजिंग ओनली वन ऑफ देम। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए पहला रिएक्शन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेटल, हम मेटल सपोज कर लेते हैं। एसिड लेंगे और मेटल लेंगे, यहाँ पे जितना एसिड है उससे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखनी है आपने मेटल की। उसकी रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि जितना एसिड है वो सारा का सारा मेटल के साथ रिएक्ट करे। देयर शुड नॉट बी एनी एसिड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। हम ये नहीं चाहते कि मेटल इतना थोड़ा हो कि एसिड थोड़ा सा तो उसके साथ रिएक्ट करे, बाकी एसिड भी बच जाए उसी सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्ट भी बच जाए। ये चीज़ तो हम चाहते नहीं हैं। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट द एसिड क्वांटिटी इज़ इनफ सो दैट ऑल ऑफ द मेटल इज़ रिएक्टेड विद इट। सारा का सारा मेटल उसके साथ रिएक्ट करवा दें। सारा का सारा ज़्यादा क्वांटिटी रखने से ना मेटल की यही होगा कि आपकी क्वांटिटी अगर मेटल की ज़्यादा है, एसिड की क्वांटिटी कुछ रहेगी नहीं, वो सारी की सारी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगी। जो हमारे पास फिर मेटल एक्सेस में चला जाएगा, जो एसिड रिएक्ट कर गया, मेटल रह गया, उसको हम लोग अलहदा से रिएक्शन मिक्सचर से निकाल देंगे। तो आपने मिक्स करना है एसिड को और मेटल को और याद रखना है मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेनी है ताकि एसिड सारा का सारा यूज़ हो जाए। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अब क्योंकि ये रिएक्शन हो रहा है ना, आप इस रिएक्शन को हीट अप कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रिएक्शन होता जाएगा। और इस रिएक्शन के कंटिन्यू होने की वजह से ये होगा कि अब आपका सॉल्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको याद है कि मेटल अगर हमने यूज़ किया एसिड के साथ तो कौन सी गैस होगी, बिल्कुल हाइड्रोजन गैस। अब आप पूछेंगे मिस हमारे पास, आपने कहा था मेटल और एसिड के रिएक्शंस एक्सप्लोसिव होते हैं, ये वाला रिएक्शन हम केमिस्ट्री लैब में इतने आराम से किस तरह कर रहे हैं। हम वो वाले एसिड्स और वो वाले मेटल्स देंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है, जो मॉडरेट तरीके से रिएक्ट करेंगे। और क्योंकि हम ये सारा रिएक्शन सिर्फ ऐसे भी नहीं करा रहे कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड ले रहे हो, थोड़ा सा डाइल्यूट करके सारा रिएक्शन करेंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये रिएक्शन क्योंकि प्रोसीड कर रहा है तो आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। एसिड आपका जो भी था उसके साथ मेटल रिएक्ट की, फॉर एग्जांपल एसिड हम समझ लेते हैं HCl है, मेटल हम समझ लेते हैं सोडियम है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लग जाएगी और सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। सोडियम क्लोराइड आपके रिएक्शन मिक्सचर में बनना शुरू हो जाएगी और आपको पता लगने लग जाएगा कि यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। अब क्योंकि ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल है, ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपके पास वाटर है, मैंने आपको अभी बताया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स नहीं ले रहे, हम कोई भी धमाका नहीं करना चाहते हैं, बड़े आराम से रिएक्शन को करना चाहते हैं।
तो हमने क्या करना है कि हमने इस तरह की लेने रिएक्शन मिक्सचर जो डाइल्यूटेड फॉर्म में है। इसीलिए अब क्या होगा कि जब आपका सॉल्ट बनने लग जाएगा, आपने अपने रिएक्शन मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करनी है। हीट इसलिए प्रोवाइड करनी है ताकि यहाँ पे अब आपका वाटर जो एक्स्ट्रा है वो एवेपोरेट करना शुरू कर दे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लेके चले ना, मुश्किल नहीं है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। याद रखें इसको, सबसे पहले एसिड लें, मेटल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लें ताकि सारा का सारा एसिड यूज़ हो जाए। उसके बाद जो मेटल लिया है उसको रिएक्ट होने दें, डाइल्यूट फॉर्म में सारा करें, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो हम कर ही नहीं रहे, इस वजह से हमें इतने खतरा भी नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। रिएक्शन प्रोसीड होगा, आपका एक्स्ट्रा मेटल आपने निकाल देना है और सोडियम क्लोराइड जिसकी हमने एग्जांपल डिस्कस की उसकी फॉर्मेशन होने लग जाएगी। अब क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है, वाटर क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा कि आपने एवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ा देना है और एवेपोरेशन का प्रोसेस इस तरह से बढ़ाना है कि आपके पास वाटर एवेपोरेट होने लग जाएगा। वाटर एवेपोरेट होगा तो थोड़ी देर बाद इतनी वाटर की क्वांटिटी रह जाएगी कि जो सॉल्ट बन रहे हैं वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। जो भी सॉल्ट्स बन रहे थे ना, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आके आपने हीट देनी बंद कर देनी है। अब आपने क्या करना है कि इस मिक्सचर को ठंडा होने देना है, कूल डाउन होने देना है ताकि आपका सॉल्ट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो सके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपका जब तक वाटर क्वांटिटी इस तरह से प्रेजेंट है ना कि गर्म है, आपका मिक्सचर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तब तक आपके पास सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकेगी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये थी कि हमारे पास एवेपोरेशन करें, एक्स्ट्रा जितना भी है वो एवेपोरेट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सॉल्ट कैसे निकलेगा, उसको क्रिस्टलाइज करेंगे हम। क्रिस्टलाइज किस तरह से करेंगे कि आपके पास यही जो सॉल्ट है जो बन रहा है ये क्रिस्टल्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने रिएक्शन मिक्सचर को मज़ीद हीट नहीं देनी और काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप देना है ताकि ये उस कम्प्लीटली क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो सके। आपके सॉल्ट के बड़े प्यारे से क्रिस्टल्स बन जाएंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको हमने डाइल्यूट वाटर से वॉश कर लेना है ताकि हमारे पास क्रिस्टल्स जो हैं वो पूरी तरह से साफ़ सुथरे और वॉश होके हमें मिल जाएं। अब ये वाला जो रिएक्शन है, देखें सॉल्ट किस तरह से मिला है, एवेपोरेशन के बाद हमने क्रिस्टलाइजेशन कर ली। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं कि सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में आप उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। आप उसको एवेपोरेट करते हैं और साथ साथ आप उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। अब हमने यहाँ पे एसिड के साथ मेटल यूज़ करके ये वाला सॉल्ट बनाया है। मान लेते हैं हम बेस यूज़ कर रहे हैं या कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ करें आप, आपने ये बात याद रखनी है, आपका पूरा का पूरा रिएक्शन इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। ये एक तरीका है जिस तरीके से हम रिएक्शन को कंटिन्यू करा रहे हैं, लेकिन ये तरीका आपने याद रखना है। इसके स्टेप्स क्या थे, आपने एसिड लेना है, एक्सेस में आपने दूसरी चीज़ लेनी है, चाहे वो मेटल है, चाहे वो कार्बोनेट है, चाहे वो बेस है, तीनों सॉलिड फॉर्म में लेनी है और एक्सेस में लेनी है, ज़्यादा क्वान्टिटी लेनी है एसिड ताकि सारा का सारा यूज़ अप हो जाए। देन सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद एवेपोरेशन करें, उसको सुखाएं, उसके पानी को क्रिस्टलाइज होने दें सॉल्ट के अंदर और फाइनली जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स हैं वो आपके पास सॉल्ट आ गया। इस तरह से हमने एक मेथड पढ़ लिया। दूसरा एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अब सॉल्ट बनने का कैसे पता चलेगा। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन तो होती है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सॉल्ट है, कैसे बनेगा, एसिड का रिएक्शन कराएं बेस के साथ। बेस आपने एक फ्लास्क में ले लेनी है और उसके अंदर एसिड बड़े आराम आराम से आपने डालना है। एकदम से नहीं सारा का सारा एसिड डाल देना आपने, बहुत ही आराम से, कहते हैं कि ब्यूरेट ले लें, पिपेट ले लें, कोई भी एक चीज़ ले लें और आप उससे आराम आराम से एसिड को बेस के अंदर ऐड करें, आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से जब आप एसिड को बेस में ऐड करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी होगी। एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर चुके होंगे, न्यूट्रलाइज कर चुके होंगे। इस पॉइंट को हम कहते हैं एंड पॉइंट। और अब इसको मेजर करने का क्या तरीका है, आप कैसे पता लगेगा कि एंड पॉइंट आ गया। आपको एंड पॉइंट कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा लिटमस। लिटमस सोल्यूशन भी आप ऐड कर सकते हैं, लिटमस पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिटमस सोल्यूशन ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है लिटमस सोल्यूशन का कलर पर्पल होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी तो इसका कलर चेंज होगा। वो डिपेंड करता है एसिड यूज़ किया था या वो डिपेंड करता है कि बेस ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है। जो भी चीज़ ज़्यादा होगी वो लिटमस का कलर अपनी तरफ खींचेगी और उस तरह से उसका कलर चेंज हो जाएगा।
अगर आपके पास एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर चुके हैं तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। लिटमस को आप निकाल लें सोल्यूशन में से। अब लिटमस तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में, उसको कैसे निकालें? चारकोल यूज़ किया जाता है। चारकोल आप ऐड करेंगे सोल्यूशन के अंदर तो आप सारा का सारा लिटमस सोल्यूशन आपका निकल आएगा। यहाँ तक समझ आई? ये था हमारा टाइट्रेशन मेथड जिसमें हमने बेस को यूज़ करके अपना सॉल्ट बनाया। अब हम बात करते हैं, ये तो वो दो मेथड्स है स्टूडेंट्स जिसमें हमने क्या किया कि सॉल्युबल सॉल्ट्स को देखा कि सॉल्युबल सॉल्ट्स क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं तो ये किस तरह बनते हैं। टाइट्रेशन मेथड का एंड पॉइंट भी वही है कि आपके पास जो सॉल्ट्स आए उनको क्रिस्टलाइज कर दें। क्रिस्टलाइज करेंगे, आप उनके अंदर वाटर ऐड करेंगे, ठंडा होने दें उसको, वाटर ऐड होता होता क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और बड़े प्यारे से सॉल्ट क्रिस्टल्स आपके पास ऑब्टेन हो जाएंगे। ये तो हमने वो रिएक्शंस पढ़े समझे बल्कि जिनके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। अब मान लेते हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट हमारे पास नहीं है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। कोई भी तरीका हो सकता है, केमिस्ट्री लैब में आपको ले जाके कोई भी चीज़ बनाने का कहा जा सकता है। सुनने में हो सकता है या देखने में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब आप केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करेंगे ना फिर बहुत मज़ा आएगा। फिर ये चीज़ें याद भी रह जाएंगी, इतनी क्योंकि मुश्किल तो है नहीं। अब हम बात करते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। इनसॉल्युबल कौन से सॉल्ट्स थे? वो वाले सॉल्ट्स के जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। अब इसके बारे में हमने जो रिएक्शंस पढ़े थे वो यही थे कि दो सॉल्युबल सॉल्ट्स हम लेंगे, उनको आपस में रिएक्ट कर देंगे और उनका एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। अब इसको रिएक्शन जिस तरह करवाना है वो कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स होता ये है कि जब आप इस रिएक्शन को करवाएंगे, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स लिए आपने एक्वस सोल्यूशन में या डाइल्यूट सोल्यूशन में आपने उनको रिएक्ट करवा दिया। अब सॉल्ट आपके पास बन गया, सारे के सारे सॉल्ट्स आपके पास मिक्सचर की फॉर्म में होंगे, लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो मिक्सचर में नहीं होगा, वो अलहदा हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म में वो अलहदा होगा और सॉलिड फॉर्म में उसके अलहदा होने की वजह से ये होगा कि वो रिएक्शन मिक्सचर के नीचे इकट्ठा होने लग जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड याद है, हमने पहले भी पढ़ा था बेसिस के रिएक्शन में। कोई भी चीज़ जब प्रेसिपिटेट करती है उसका मतलब होता है उसका सॉलिड बिल्कुल टेस्ट ट्यूब या बीकर या किसी भी कंटेनर के नीचे वाली साइड पे इकट्ठा हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि ठीक है ये वाली जो चीज़ है ना ये अलहदा हो गई है। समझ आ रही है? मसला तो नहीं हो रहा, मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री ज़रा भी मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री समझने वालों के लिए केमिस्ट्री ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो गौर से सुने, आपने दो तरह से तरीके पढ़े। एक दो तरह जो हमने पढ़ा ना कि हमने एक तो एसिड में एक्सेस डाल देना है वो सॉलिड का, जो कि हमारे पास मेटल हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, बेस हो सकता है। ये वो वाला तरीका यूज़ करते हैं जब आपने सॉल्युबल सॉल्ट बनाना हो। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जब सॉल्युबल सॉल्ट बनाना और एसिड और बेस का सिर्फ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम जो तरीका यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टाइट्रेशन मेथड। तीसरा जो तरीका हमने पढ़ा, जो थर्ड हमने पढ़ा कि किस तरह से सॉल्ट बनते हैं, ये वाला वो प्रोसेस है जिसमें आप इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब होता क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इनसॉल्युबल हैं, नाम से पता लग रहा है वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो क्या होगा इनके साथ? इनके साथ होगा कुछ ये कि ये मिक्सचर के अंदर डिसॉल्व होके नीचे पड़े रहेंगे। आपके कंटेनर के ना नीचे पड़े नज़र आ रहे होंगे, देख लें, इस तरह से प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स की ना ख़ास बात ये होती है प्रेसिपिटेट्स की कि ये आपको सॉलिड क्योंकि होते हैं ना तो ये नीचे पड़े नज़र आ जाते हैं। इनका कभी-कभी कलर भी डिफरेंट हो सकता है। तो प्रेसिपिटेट्स की ख़ास बात ही ये होती है कि आपका जितना रिएक्शन मिक्सचर है ना वो लिक्विड फॉर्म में होगा या किसी और फॉर्म में होगा। प्रेसिपिटेट्स अलहदा से सॉलिड की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर के नीचे पड़े नज़र आ जाते हैं। यही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे बताएं कि आप इसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं? ये सॉल्ट तो इनसॉल्युबल है, इसके क्रिस्टल कैसे बनेंगे? खैर, हम क्रिस्टल्स बनाने की तरफ नहीं जाते, हम अपने सॉल्ट को प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो आ गया है इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको कर लेंगे वॉश। वॉश कर लेंगे। वॉश करना क्यों ज़रूरी है? देखें स्टूडेंट्स, वॉश करना इसलिए ज़रूरी है, पूरे रिएक्शन से वो सॉल्ट बना है, एक रिएक्शन से वो होके गुजरा है, हो सकता है कोई रिएक्टेंट ऐसा हो जो मौजूद हो उसके साथ जो रह गया हो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। आपने इसीलिए लाजमी सॉल्ट को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद बिल्कुल प्योर सॉल्ट आपके पास बच जाएगा, जो आ जाएगा, जो हमारा मकसद था, जो हमने मैन्युफैक्चर करना था, जो हमने प्रिपेयर करना था, और उसके बनने के बाद हमारा ये प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट।
तो याद रख लेने आप लोगों ने ये 3 तरीके। ये वही रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़े हैं, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ़ हमने ये देखा कि वो जो रिएक्शन हमने पढ़े थे, उसको हम लैबोरेटरी में किस तरह अप्लाई करते हैं। केमिस्ट्री लैब में अब आपको अगर ले जाया जाए तो क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? चले नहीं भी कर सके, अगर आपको सुपरविज़न की ज़रूरत भी हुई तो भी आपको ये तो पता लग गया ना कि रिएक्शन करवाना किस तरह से है। आपको एटलीस्ट गाइडलाइन तो मिल गई ना। अब आप किसी को गाइड ज़रूर कर सकते हैं कि जी केमिस्ट्री लैब में जाना है तो ये स्टेप्स हैं, ये फ़ॉलो करने हैं। कॉशन के साथ करते हैं केमिस्ट्री लैब में काम, हमेशा ध्यान से करते हैं, जल्दी नहीं करते किसी बात की और बड़े आराम से हम अपना पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है उसको परफॉर्म कर लेते हैं। ज़रूरी चीज़ें ये हैं, लैब में जाने से पहले, केमिस्ट बनने से पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि क्या कोई हार्मफुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो नहीं है जिससे बच के रहना है। बस ये सारी चीज़ें पता होंगी तो बड़े आराम से आप केमिस्ट्री लैब में अपने सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितना आसान था हमारे लिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है याद रखने वाली जो पहले भी बात की, क्रिस्टलाइजेशन। आपका सॉल्ट क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए आप उसको बड़े आराम से बनने के बाद अलहदा कर सकते हैं। ये हमारा तरीका है क्रिस्टलाइजेशन का, साथ ही साथ इवेपोरेशन भी पढ़ ली। तो इसलिए आप लोगों ने इन सारे तरीकों से याद रखना है कि चाहे सॉल्ट सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, उसको कैसे आपने रिएक्शन में मैन्युफैक्चर करवाना है एंड देन आपने उसको कैसे अलग कर लेना है। इनको याद रखिएगा। ये सिर्फ इससे था ताकि आपको वो केमिकल रिएक्शन समझ आए जो हमने उससे पहले बात की थी। इससे क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि सॉल्ट बनेंगे किस तरह। इसको आप रिवाइज करें, अगली बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।